So today I am going to discuss about the third lecture, lecture number 3 of Introduction to Organic Chemistry. Already discussed the 2 lectures and quite lengthy lectures, more than 1.5 hours. So since I have uploaded the videos on YouTube as well, तो तकरीबन 3 घंटे का लेक्चर डिस्कस हो चुका है इसके ऊपर. तो ये आज लास्ट लेक्चर हो रहा है, 1.5 घंटे का 4.5 घंटे का टोटल लेक्चर इस पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें इंट्रोडक्शन हम लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ कि ये जो आइसोमरिज्म होते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो अब आइसोमर्स जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं. स्ट्रक्चरल तो 5 टाइप कल ही हमने पढ़ के ख़त्म कर दी. स्टीरियो आइसोमरिज्म में 2 टाइप्स होते हैं, कल मैंने आपको एक टाइम बताया था. स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बॉन्ड पैटर्न डिफरेंट होती है, स्पेस में जो है वो अरेंजमेंट आइटम्स की या मॉलिक्यूल्स की जो है डिफरेंट होती है 3D स्पेस के अंदर. तो यही जब हम बात करेंगे दैट इज़, तो एक तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म था जिसमें हमने सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म को डिस्कस किया था, और वो बताया था अल्कीन्स के अंदर वो पाया जाता है, समटाइम साइक्लोअल्केन के अंदर भी पाया जाता है कि वो सिस और ट्रांस की तरह से. अब हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है वो ऑप्टिक्स से निकला है. ऑप्टिक्स मतलब कि दैट इज़ लाइट, समथिंग दिस इज़ रिलेटेड टू द लाइट, क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें उसकी लाइट से जो है वो रिलेटेड है. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज नोटिस इन दोज कंपाउंड्स विच आर ऑप्टिकली सेंसिटिव. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उन कंपाउंड्स में देखी जाती है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखी जाती है जो होते हैं ऑप्टिकली सेंसिटिव. ऑप्टिकली सेंसिटिव मतलब जो लाइट पर रिस्पॉन्स करते हैं. हर कंपाउंड ऑप्टिकली सेंसिटिव नहीं होता. कुछ कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑप्टिकली सेंसिटिव होते हैं, लाइट पर रिस्पॉन्स करते हैं, और वो जो ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, उन्हीं में आप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखा जाता है. तो सबसे पहला सवाल दिमाग में ये जनरेट होता है कि ये ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं. ऑप्टिकली सेंसिटिव, तो ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड्स हैव अ कायरल कार्बन इन देयर स्ट्रक्चर. कि ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन होता है, कायरल एटम होता है. जिनमें कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली सेंसिटिव होगा. तो अब एक अगला सवाल इस पॉइंट पे ये जनरेट होता है कि कायरल कार्बन क्या चीज़ होती है, लेकिन हर बच्चे के माइंड में जनरेट होगा अगर नहीं पढ़ा इससे पहले तो कभी. तो कायरल कार्बन क्या चीज़ है, तो नीचे अब कायरल कार्बन बता रहा हूँ. अ कायरल कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप. एक ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच हो, 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो. आप जानते हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है. कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है. अगर कार्बन अपने चारों बॉन्ड से 4 अलग अलग तरह की चीज़ों से अटैच्ड हो, 4 अलग अलग तरह के एटम से, मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो, तो वो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कायरल कार्बन कहलाता है, और वो ऑप्टिकली सेंसिटिव होता है. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये जो एक फार्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड जो मिल्क में होता है. तो लैक्टिक एसिड जो है वो, उसमें आपको एक आसिमेट्रिक कार्बन दिखता है. आसिमेट्रिक कार्बन से मुराद आप इसी को कहते हैं. कायरल कार्बन आपको उसके अंदर एक दिखता है कि ये कार्बन आप देखें ये 4 ग्रुप से अटैच है, 1 2 3 4. तो चारों ग्रुप में हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH है, यहाँ CO2H है, यहाँ CH2OH है. तो दैट्स वाई दिस कार्बन इज कायरल कार्बन. अब चूंकि ये कायरल कार्बन है तो उसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली सेंसिटिव होगा. मतलब जब इस पर लाइट रेज स्ट्राइक करेंगे तो ये बिहेव करेगा अलग अंदाज से, तो हर कंपाउंड नहीं कर सकता. तो कायरल कार्बन का होना ज़रूरी है ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड्स के अंदर. तो अब होता है क्या है उस कायरल कार्बन की वजह से, ये किस तरह से ऑप्टिकली सेंसिटिव होता है कि व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये एक चीज़ होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. 2 तरह की लाइट्स होती है हमारे पास, अनपोलराइज्ड लाइट होती है और एक पोलराइज्ड लाइट होती है, PPL जिसको हम कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो जो रोशनी एनर्जी सेवर से हमारे पास आती है, जो रोशनी सूरज से हमारे पास आती है, वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है. अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत होती है. वजह क्या है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में होती है. वो आपके पास एक्स एक्सिस में भी होती है, वाई एक्सिस में भी होती है. तो ये लाइट हमारे पास होती है, दैट इज़ अनपोलराइज्ड लाइट, जो हर डायरेक्शन में होती है. लेकिन यही अगर पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन सिर्फ एक हो, वो या तो सिर्फ एक्स में होती है या सिर्फ वाई एक्सिस में होती है, उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट फिजिक्स में कहा जाता है, PPL कहते हैं उसको. तो जब प्लेन पोलराइज्ड, अच्छा इसकी इंटेंसिटी बड़ी डाउन होती है, कम होती है. जैसे कुछ हमारे पास चश्मे होते हैं या कुछ ग्लासेस होती हैं, पोलराइड ग्लासेस उसके अंदर लगे होते हैं, पोलराइजेशन वाले ग्लास, वो महंगे उसके लेंसेज आ रहे होते हैं. उसका तो अब उससे पूछते हैं दुकान वाले से कि भाई इसकी क्या करता है ऐसा, तो बोलते हैं लाइट की इंटेंसिटी कम करता है. रात के वक्त जो बाइक्स वगैरह चलाते हैं ना, तो सूरत में क्या होता है जब रोशनी पड़ती है आँखों में, तो आँखों में मतलब थोड़ा सा अंधेरा टाइप का, क्या
मतलब हेडलाइट की रोशनी, ठीक है। तो वो पड़ती है जब जो है आँखों में, तो उससे क्या होता है कि धुंधला सा, मतलब वो बड़ा सा अजीब, मतलब आँखों के सामने इंटेंसिटी की वजह से क्या दिखता नहीं ज़्यादा कुछ। तो इसके लिए क्या होता है कि अलग तरह के लेंसेज होते हैं, पोलराइड लेंसेज। तो उससे क्या होता है कि वो जो हेडलाइट की रोशनी है ना वो कम हो जाती है जो आपकी आंखों में पड़ रही होती है। तो ये पोलराइड लेंसेज क्या करते हैं, पोलराइजर ये लगा होता है, पोलराइजर क्या करता है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट करता है, पीपीएल। तो अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे होता है ये सारा काम। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जाता है एक ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड से, ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड से, तो वो लाइट या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है। वो लाइट हम सीधी पास करते हैं 90 डिग्री पे, या तो वो लाइट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है। क्योंकि वो कंपाउंड ऑप्टिकली सेंसिटिव होता है, वो लाइट के जो वेव्स हैं उनको जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देता है। इफ़ अ कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर कोई कंपाउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जो है वो मूव करवा रहा है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे अगर वो मूव करवा रहा है किसी भी लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो उसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या प्लस का नाम उसको हम देते हैं, या सिर्फ हम कभी कभार सिर्फ स्मॉल डी भी लिख देते हैं उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहा है तो उसको हम लेवो रोटेटरी कहते हैं, लेवो रोटेटरी। इसको हम जो है वो सिर्फ जो है इसको हम सिर्फ एल से भी शो कर सकते हैं। तो ये दो तरह के कंपाउंड्स ऑप्टिकली सेंसिटिव होते हैं हमारे पास, एक डी कंपाउंड होता है और एक एल कंपाउंड होता है, जैसे ग्लूकोज डी और ग्लूकोज एल, ठीक है। तो ग्लैक्सोज टी और जैसे नॉर्मली जो दुकानों में मिलता है वो डी होता है। अगर दुकानों में अगर आप जो है वो ग्लूकोज का बॉक्स अगर आप लेंगे तो वह ग्लैक्सोज के ब्रांड नेम से बिकता है, ग्लूकोज ही होता है वो, उसको है कि ग्लैक्सोज हाइफन डी लिखा होता है, कैपिटल डी। तो इसका मतलब ये होता है जो कंपाउंड आप ग्लैक्सोज डी लेते हैं ना वो डेक्सो रोटेटरी है, कि अगर आप उसका एक्वा सोल्यूशन बना के उसे पीपीएल पास करोगे ना तो वो ग्लूकोज डी क्या करेगा और क्लॉकवाइज रोटेट करवा देगा लाइट को। ये करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा ही होता है, लेकिन आप घर पे ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये लैब्स के अंदर किया जाता है ऐसा। तो इस तरह ग्लैक्सोस एल भी हो सकता है, ग्लैक्सोस डी भी हो सकता है। तो डी से मुराद वहाँ पर है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो बहुत कम स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि ग्लैक्सोस डी, बचपन से देखा है डब्बा लिखा होता है डी करके कुछ, तो वो डी ये है, डेक्स्ट्रो रोटेशन। ये केमिस्ट को समझ में आने वाली चीज़ है, एक आम इंसान के समझ में नहीं आ सकती इतने, क्योंकि बड़ी डिटेल है। फिर से बताता हूँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, ये सिर्फ किसमें होगा भाई, ये सिर्फ उन कंपाउंड्स में होगा जो ऑप्टिकली सेंसिटिव है। ऑप्टिकली सेंसिटिव कौन से कंपाउंड होते हैं, जिनमें कायरल कार्बन होता है, और कायरल कार्बन कौन होता है, तो 4 अलग अलग जो है वो ग्रुप से अटैच होता है। इस कायरल कार्बन वाले कंपाउंड में जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो या तो वो क्लॉकवाइज मूव करवा देता है लाइट को, एंटी क्लॉकवाइज करा देता है। अगर क्लॉकवाइज मूव करवा रहा है तो फिर वो डेक्सो रोटेटरी कंपाउंड है, प्लस या डी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करा रहा है तो लेवो रोटेटरी है, माइनस या फिर डी। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास मौजूद है लैक्टिक एसिड। यकीनन इसमें से अगर आप जो है वो पास करोगे प्लेन पोलराइज लाइट तो या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अभी कैसे पता लगेगा कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है कंपाउंड, तो ये OH ग्रुप के लास्ट इसका फैसला होता है। OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप अगर लेफ्ट पर है तो लेवो रोटेटरी, L से याद रखना लेवो रोटेटरी, और L से हमारे पास लेफ्ट होता है। अगर OH ग्रुप लेफ्ट पे होगा तो उसका मतलब कायरल कार्बन के जब लेफ्ट पे होगा तो फिर उस सूरत में ये होगा लेवो रोटेटरी, राइट पे होगा तो डेक्सो रोटेटरी। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है ना इसको पूरा नाम होगा लैक्टिक एसिड डी। ये डी क्योंकि राइट साइड पे OH ग्रुप इसका मौजूद है, यहाँ पर अगर आप देखें ना तो OH ग्रुप राइट साइड पे। तो अगर आप इससे प्रैक्टिकल करते हैं कि उसका सोल्यूशन आप तैयार करते हैं पानी के अंदर, फिर उससे प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं, तो ये क्या करेगा, चूँकि डी कंपाउंड है तो क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएगा पोलराइज लाइट की, क्योंकि इसके फॉर्मूले में OH इधर है। देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन स्पेस पे अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से अलग आइसोमेरिज्म आ रही है। और ये आइसोमेरिज्म जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है, जिसके लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है। बस समझ में आ रही है सारी, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अभी आगे और डिटेल इसमें मैं बताता हूँ। अच्छा देखें यहाँ पर ये चीज़ है ना, एक एक्सपेरिमेंट इसमें शो किया गया है कि जो है वो लाइट सोर्स है, ठीक है। जो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट से मैं यहाँ पर डायग्राम में बना देता हूँ, इधर पे नीचे ही बना देता हूँ, ऊपर वैसे ही बहुत मुश्किल डायग्राम है वो। तो एक ये हमारे पास है लाइट, इसको हम लोग कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसके दोनों एक्सिस पर है, XY दोनों एक्सिस पर ही है, ठीक है। इस लाइट को हम पास करते हैं किसी एक क्रिस्टल से, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम निकोल प्रिज्म भी कहते हैं, ये निकोल प्रिज्म कहलाता है, निकोल प्रिज्म, या इसको हम टोरमलिन क्रिस्टल भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 9 या 10 होगा। टोरमलिन पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, ये वहाँ से लाइट की पोलराइजेशन। टोरमलिन क्रिस्टल इसको हम कहते हैं, या फिर इसी को हम जो है वो पोलराइज़र भी कहते हैं। नॉर्मली अगर आप जनरली फिजिक्स में बोलो तो ये पोलराइज़र है जो पोलराइज करता है लाइट को। पोलराइजेशन इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट
की जो इंटेंसिटी कम होती है, चूँकि लाइट के तमाम कंपोनेंट्स में से कुछ कंपोनेंट्स रुक जाते हैं पोलराइजेशन में, ठीक है। जैसे कि सन स्काई जो ब्लू दिखता है आपको, तो उसमें भी पोलराइजेशन का इफेक्ट आता है कि वो ब्लू कलर जो है रुक जाती है आसमान पे, बाकी सारे कलर्स आ रहे होते हैं तो आसमान ब्लू दिख रहा होता है। तो वो पोलराइजेशन का तो एक बड़ा वास्ट इफेक्ट है जो आपको नेचर में देखने में मिलता है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं पोलराइजर से। अब इसकी ओरिएंटेशन के साथ होता है, अगर ये स्ट्रेट रखा हुआ ना सारे स्ट्रेट को जाने देगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है सारे हॉरिजॉन्टल को पास होने देगा। अब ये स्ट्रेट रखा हुआ है तो सारे स्ट्रेट जो है ना रेज जो है वो यहाँ से पास हो जाएंगे, और जितने भी हॉरिजॉन्टल रेज होंगे वो सारे के सारे स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ये ऑब्स्टिकल हो जाएगा उनके लिए। तो ये हमारे पास कहलाता है, नाउ दिस इज कॉल्ड PPL, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसकी इंटेंसिटी डाउन होती है बड़ी, क्योंकि हाफ कंपोनेंट तो आपने रोक लिया, ये 100% यहाँ से लाइट जा रहा है, 50% बस यहाँ पहुँचा, 50% यहीं रुक गया। तो ये सबसे पहला काम होता है जिसको हम कहते हैं लाइट की पोलराइजेशन हम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब लाइट ये पोलराइज हो गई, अब आगे हम इसको गुजारते हैं किसी एक जो है वो लेट्स से किसी हम एक बीकर से उसमें गुजारते हैं इस लाइट को, और बीकर के अंदर अब सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। बीकर के अंदर अब सॉल्यूशन मौजूद है, अब कोई भी कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है, जैसे कि आपने इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज D भरा हुआ है, ग्लूकोज D। अब जो ग्लूकोज D भरा होगा तो जब ये इससे पास होगा, अच्छा ये अगर कायरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल नहीं होगा ना, तो उससे क्या होगा कि आगे पास हो जाएगा तो सेम डायरेक्शन पे निकल जाएगा, सेम इस तरह से 90 डिग्री पे निकल जाएगा, कोई भी बेंडिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अभी चूँकि ये ग्लूकोज D है तो क्या होगा, जब ये आगे पास होगा तो लाइट थोड़ी सी जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंगल में मूव कर जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, उसके लिए एक लेंस हमारे पास होता है स्पेशल, जब वहाँ से उसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो लाइट जो है वो आपको जो है वो उसकी एंगल आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, कोई एंगल्स होंगी 90 डिग्री से, मतलब वो जो है वो कम हो चुका होगा, 80 डिग्री 75 डिग्री इस तरह के डिग्रीज बन रहे होंगे, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही होगी लाइट की। तो उसका मतलब ये साबित हो जाएगा ये जो कंपाउंड इसके अंदर डाला आपने है, ये पहली बात तो ऑप्टिकली सेंसिटिव है, और दूसरी चीज़ डेक्सो रोटेटरी है, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहा है, ठीक है। अब यही अगर आपने ग्लूकोज L डाला होता, ग्लूकोज L लेवो रोटेटरी वाला, तो सूरत में क्या होता है, ये लाइट ऐसे नहीं मूव करती, फिर लाइट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाती, उल्टे इस तरफ मूव कर जाती। तो ये भी आप वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं दूसरी तरफ से। तो ये पूरा कंप्लीट एक फिनोमेना होता है, ऊपर वही डायग्राम उसी तरह से कुछ बनी हुई है जिसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि इस तरह से कुछ होता है। अच्छा, अब इसमें ग्लूकोज के अंदर भी दो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कह लो कि इसमें आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, एल्डोज शुगर से हमारा जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है तो C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया। उसके बाद एक कार्बन तो मेरा 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए यहाँ पे टोटल, फिर हर जगह पर OH लगा होता है, OH हर जगह पर OH लगा होता है, तो टोटल 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 आ गए। उसके बाद हर तरफ हाइड्रोजन लगा दें, 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 ठीक है। तो ये हो गया C6 हो गया, कार्बन 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 हो गया, हाइड्रोजन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज वैसे तो उसी बचपन से आप C6H12O6 लिखते रहे, ये उसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि किस तरह से कार्बन एटम्स ज्वाइंट होते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब यहाँ पर कायरल कार्बन की बात करें जो 4 अलग अलग ग्रुप से जाकर अटैच्ड होगा, ठीक है, 4 अलग अलग ग्रुप से जाकर अटैच होगा, तो ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से अटैच हुआ है। इस कार्बन की बात करें तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है, बिकॉज ये दोनों कार्बन से ही नॉर्मली अटैच हुआ है। ये भी कायरल कार्बन नहीं है, ये दोनों एक जैसे कार्बन से अटैच हुआ है। ये भी कायरल कार्बन नहीं है, ये भी 2 एक जैसे कार्बन से अटैच हुआ है। जब हम इस वाले की बात करें तो ये हमारे पास कायरल कार्बन है। क्यों ये कायरल कार्बन है? क्योंकि देखो ये ऊपर जाकर अटैच हुआ है CH एल्डिहाइडिक ग्रुप से, यहाँ OH से, यहाँ सिर्फ कार्बन से और यहाँ हाइड्रोजन से। तो ये जो हमारे पास कार्बन है ना पहला वाला, दिस इज कॉल्ड द कायरल कार्बन। तो ये ढूंढना पड़ता है कायरल कार्बन को जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होगा, वही कायरल कार्बन है। आसिमेट्रिकल कार्बन जिसको हम कहते हैं, आसिमेट्रिक है ना। तो आसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन हमारे पास ये कार्बन है। अब इसको हम देखते हैं कि इसका OH राइट पे है कि लेफ्ट पे, क्योंकि राइट साइड पे लगा हुआ है अभी इस वक्त, ठीक है। तो ये आपके पास है ग्लूकोज D, ये ग्लूकोज D का फॉर्मूला है, सेम पैटर्न। अब यही अगर आपको ग्लूकोज L बनाना हो तो आप क्या करें, इस OH को यहाँ से हटाएं, उसको यहाँ पर लगा दें और H यहाँ कर दें। अब ये कंपाउंड बन गया ग्लूकोज L। अब ये लाइट को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगा। देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बॉन्ड पैटर्न भी सेम है, लेकिन जो स्पेस में ओरिएंटेशन है ना वो डिफरेंट है जो है, तो इसकी वजह से ये आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करी है। क्लियर है बात समझ में आ रही है? तो ये बस इतनी सी बात है जो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में समझनी है, जो कि चीज़ बताइए बस एप्टीट्यूड लेवल के लिहाज से, वरना तो काफ़ी डिटेल है। बायो केमिस्ट्री वगैरह में आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत डिटेल है इसमें, आगे यूनिवर्सिटी स्टडीज़ की बात करूँ तो। ठीक है, क्लियर है?
फिर उसके बाद दूसरे किसी आसिमेट्रिक ग्रुप की बात हम करेंगे। ग्रुप्स उसमें हमारे पास होते हैं, नॉर्मली OH ग्रुप ही होता है नॉर्मली, बाकी ग्रुप्स होते हैं उसकी लिस्ट होती है, उसको हम देखते हुए करते हैं। फिर वही बता रहा हूँ ना, डिटेल बहुत ज़्यादा है इसकी, ये तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया कि 5-10 मिनट में समझ में आ जाए, इतना समझ में आ जाए कि काम बन जाए, कि बिल्कुल ज़ीरो ना हो जब आपसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सवाल पूछे जाए। वरना हमारे सिंध बोर्ड के बच्चे बिल्कुल नील बटा सिफर होते हैं उसको, जो कि पढ़ा ही नहीं होता ना, उनकी गलती क्या है। मतलब जिसने घोल के पी भी लिया ना सिंध बोर्ड की बुक को, तब भी इसका कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बुक में ही नहीं है, क्या करें। अब पूरा सिंध बोर्ड घोल के पी भी जाओ तो उसमें ये लाइन भी नहीं है ना इसके बारे में, तो उसका मतलब ये आपको अलग से थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ही अलग से पढ़ना पड़ेगा। मतलब जाहिर सी बात है, अगर एप्टीट्यूड का मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरा फेडरल पंजाब बोर्ड हम आपको पढ़ा दें 2 महीने में, पूरा तो वो 2 साल में नहीं पढ़ते हैं बच्चे, 2 महीने कैसे पढ़ेंगे। थोड़ा सा ही हिंट दे सकते हैं ना यार इसके बारे में। पूरा पढ़ना तो बेवकूफ़ी भी है कि आपका सिंध बोर्ड अलग पढ़ो, पंजाब बोर्ड अलग पढ़ो, पूरा फेडरल बोर्ड अलग पढ़ो, पूरा तो अजीब से बेवकूफ़ी ना आप कर पाएंगे और ना आपसे हो पाएगा। टेंशन डिप्रेशन आप अलग लेंगे, तो थोड़े से हिंट्स ही लेने होते हैं बस, ठीक है। तो वही बात है ना, कुछ भी नहीं हो सकेगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। अच्छा एक चीज़ होती है यहाँ पर, एक और चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, बता देता हूँ चलो। रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं? तो एक रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक रेसिमिक मिक्सचर इस चीज़ कहलाती है। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जो कि उसमें 50% दोनों हमारे पास एनेंशियोमर्स होते हैं। अच्छा, एनेंशियोमर्स किसे कहते हैं? जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना, जो दोनों जैसे ग्लूकोज डी ग्लूकोज एल, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, इनको एक और नाम दिया जाता है, इनको एनेंशियोमर्स भी कहा जाता है। एनेंशियोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स एक ही बात है, जैसे ग्लूकोज डी एंड ग्लूकोज एल आर एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो पेयर्स में होते हैं ये, तो डी और एल कंपाउंड दोनों एनेंशियोमर्स होते हैं। अब हमारे पास कभी कभी ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें 50% डी होता है, 50% एल होता है। 50% डी है, 50% एल है, तो जब आप उसे पीपीएल को पास करेंगे तो आधा उसको क्लॉकवाइज करेगा, आधा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, रिजल्ट निकलेगा कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अच्छा, वही 50% डी 50% एल वाला जो कंपाउंड है ना, उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जो कि 50-50% दोनों उसमें आइसोमर्स मौजूद होते हैं एनेंशियोमर्स में। यस, 2 कायरल कार्बन होता है उसमें, एक क्लॉक दो, उसमें सूरत में क्या होता है कि 2 कायरल कार्बन होते हैं, वो स्ट्रक्चर नहीं बनाना उसका मैं, ठीक है। टार्टरिक एसिड वगैरह के अंदर ऐसा होता है, टार्टरिक एसिड होता है, लेकिन डिटेल में नहीं जाना उसकी। 2 कायरल कार्बन होते हैं, एक का ग्रुप राइट पे होता है, एक का ग्रुप लेफ्ट पे होता है, तो उसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो टोटली ही आपके पास जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसके पूरे डिटेल्स हैं, केसेस वगैरह आते हैं। फिर वही बता रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू स्टडी इट, अदरवाइज वी विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो 3 घंटा पहले इस लेक्चर को हो चुका है, 4.5 घंटे हो जाएंगे आज, उससे ज़्यादा आई थिंक सो कि आप पढ़ेंगे नहीं उसको, मतलब बहुत है इतना भी। तो मैंने डिटेल तो इतनी है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही 6-6 महीने हम पढ़ सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि नहीं दुनिया की एक किताब है, मतलब सबसे बड़ी किताब दुनिया की जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लिखी गई, तो यकीनन वो होगी 1000 पेज की होगी, तो पढ़ तो उसको भी सकते हैं। पढ़ने पर तो इंसान क्या कुछ नहीं पढ़ ले, लेकिन टाइम के लिहाज से हम पढ़ते हैं। यकीनन मैं छोड़ ही रहा हूँ कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें मुझे पता है वो भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि नीड उसकी नहीं है, ठीक है। तो वो नीड इसलिए है तो उसको ज़रूरत नहीं। यहाँ जितना बता रहा हूँ उतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पास पेपर में आस्क किया गया है, तो इसलिए बता रहा हूँ। वो भी MD कैट में आस्क किया गया है, जो मुश्किल तरीन टेस्ट कहलाते हैं पाकिस्तान के, उसमें है। NED में नहीं आस्क किया जाता ऑप्टिकल, इससे कुछ भी नहीं आता ऑप्टिकल से। क्यों? तो जब मैं फेडरल बोल दिया टॉपिक को, तो मतलब आपके लिए नहीं है वो टॉपिक, बात खत्म हो गई। ये टॉपिक आपके लिए नहीं है, आपके लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स था, वो सारे करें। अब ऑटोमेरिज्म तक रोक दो तुम लिखना। ज्योमेट्रिकल कल जो पढ़ा है वो भी तुम्हारे नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऑप्टिकल भी नहीं आएगा। तो क्लासेस कंबाइंड है ना, सारे पढ़ने पड़ते हैं। क्लियर है भाई? नॉलेज आ जा रही है बस, ये और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो अब इसमें पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, मतलब जो भी हैं MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने MCQs देखें MD कैट के पास पेपर से निकालें, फेडरल बोर्ड की बुक में जितने MCQs थे वो निकालें, पंजाब बोर्ड से निकालें, उसके बाद फिर जो आपके पास बुक मौजूद है उससे निकालें। सारे वो MCQs के कलेक्शन मैंने जमा कर लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं हर जगह से। तो पहले MD कैट के पास पेपर से निकालता 2013, थोड़ा सा लाइट है, मैं इसको खुद रीड कर लूँगा। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप? कौन सा ऐसा आइसोमेरिज्म होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो रेडिकल्स होते हैं उनके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आ रहा होता है? ये गलत निशान लगा है, उसको नहीं देखो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये मेटामेरिज्म है। तो किसी ने भी लगाया होगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये मेटामेरिज्म है, तो ज़रूरी नहीं कि जो निशान इसमें लगा हो ठीक हो। द आइसोमर्स must have the same physical property, molecular formula, structural formula, chemical properties, both B and C.
कोई भी आइसोमर हो, कोई भी आइसोमर, तमाम आइसोमर्स की बात कर लें कि उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो पहली बात तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती आइसोमर्स की, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हर आइसोमर का सेम होता है, अब वो चाहे स्टीरियो हो चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कभी कभार अलग होते हैं, कभी नहीं। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर नहीं होती आइसोमर्स की, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे नियोपेंटेन लेस रिएक्टिव है एन पेंटेन से, एन पेंटेन में स्टेरिक एंट्रेंस नहीं है तो ज़्यादा रिएक्टिव है। बोथ बी एंड सी तो ये भी नहीं हो सकता, स्ट्रक्चरल फार्मूला तो अलग, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो लाजमी सेम होना चाहिए आइसोमर्स का, वो कभी अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 2013 में 2 क्वेश्चन आए थे। 2012 में है तो ये क्या कह रहे हैं कि 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल कौन सा आइसोमर्स है? चेन, पोजीशन, फंक्शन, पोजीशन आइसोमर्स है, बिकॉज यू आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सिंपल लेवल है, ठीक है, ठीक है। 2011 में आया था। आज जो पीएससी नोमेनक्लेचर इसकी हमें करनी है, तो वैसे तो मैंने सिखाई नहीं है बट सिंपल है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, नंबरिंग कर देंगे यहाँ से 1 2 3 4, 1 4 और 1 2 3 4 5 6 हेक्साडाइइन, ये वाला हो गया 1 4 हेक्साडाइइन। सिंपल है नोमेनक्लेचर, अगर पढ़ा है तो दैट्स गुड, नहीं तो पढ़ेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, ये इजी है। एक 2011 के बाद अब 2009 में है, ड्यूरिंग कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन 2 मोनोमर्स में बी ज्वाइंड बाय द रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डी वाटर रिमूव होता है, ठीक है, कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन में। कैटेनेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन एंड रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, दैट इज इट इज ड्यू टू द टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉल साइज ऑफ एटम ऑफ कार्बन। Reforming is a process in which smaller compound are converted into larger compound, ये वाला प्रोसेस कौन सा होगा? ये स्मॉलर कंपाउंड लार्जर कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, ये दैट इज पोलीमराइजेशन, तो दैट विल बी पोलीमराइजेशन। स्ट्रेट चेन इज कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन, यही होती है रिफॉर्मिंग, ठीक है। लेस वोलेटाइल कंपाउंड आर कन्वर्टेड इनटू हाई वोलेटाइल कंपाउंड, तो ये तो कोई प्रोसेस हमारे पास नहीं। ब्रांच चेन आर कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक कंपाउंड, ये हाइड्रोफॉर्मिंग है, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल all of the following are obtained except coal liquor, coal tar, coke, coal gas। क्या चीज़ है जो कि नहीं मिलती है? कोल लिक्योर नहीं मिलती है ना, बाकी सारी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो फार इट्स वेरी इजी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूरिया वॉज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय वोहलर फर्स्ट टाइम इन 1828 में, ये हुआ था 1828 में, ठीक है। हाँ ये आया हुआ था 2007 में, आया होना नहीं चाहिए था इस तरह के, तो एयर वाले सवाल नहीं आने चाहिए। 2007 बहुत पुरानी बात है, अब नहीं आते हैं ऐसे कोई सवाल। 2006 विच इज़ नॉट अ नॉर्मल क्रैकिंग फिनोमिना, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, नॉर्मल क्रैकिंग, कौन सा नहीं होता क्रैकिंग? देखिए थर्मल क्रैकिंग होता है, कैटालिटिक क्रैकिंग भी होता है, स्टीम क्रैकिंग का आपने नाम नहीं सुना होगा कभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टीम क्रैकिंग जो है हमारा सी, दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल क्रैकिंग फिनोमिना, तो नॉर्मली नहीं होता। स्टीम मतलब थर्मल, नॉर्मल क्रैकिंग भी आई थिंक के कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पर, जो थर्मल और कैटालिटिक होता है। थर्मल क्रैकिंग को समटाइम्स हम नॉर्मल क्रैकिंग कहते हैं, तो ये हमारा स्टीम क्रैकिंग है भाई, जो कि नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया? स्टीम, मीथेन एंड अमोनिया, किसमें भाई? और फॉर्मेशन ऑफ यूरिया में स्टीम एंड अमोनिया, मीथेन एंड स्टीम, नॉन ऑफ द अबव। फॉर चूँकि अमोनियम साइनेट होता है ना ये, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव, डी हो जाएगा। यूरिया की सिंथेसिस जो है जो की जाती है, वोलर सिंथेसिस इसको हम कहते हैं। 2005 में है कि ब्यूटामिनस कोल कैन प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोक, कोल टार, अच्छा कैन प्रोड्यूस्ड बाय, एक मिनट, कैन प्रोड्यूस हो सकता है, कैन क्या ब्यूटामिनस कोल कैन प्रोड्यूस थ्रू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए वो क्या बना सकता है? तो ये तीनों चीज़ बना सकता है, ठीक है, मतलब ये खुद पैदा तो किसी चीज़ से नहीं होता, डायरेक्ट ज़मीन से निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक? SO2 CH4 H2O HCl, सिंपल है, मीथेन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, ईजी। 2001 के क्रूड ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज इट्स कंस्टिट्यूएंट आर कंपाउंड्स आर केमिकली सिमिलर, हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, हैव डिफरेंट डेंसिटीज।
है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी करता है, बॉइलिंग पॉइंट रेंज डिफरेंट होते हैं, इसकी वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। फिर 2001 का सवाल था, सिंपल है, ये पढ़ी हुई चीज़ें हैं। साइक्लोहेक्सेन हैज़ द फार्मूला। अच्छा यहाँ पर देखें साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि CnH2n करके होता है ना, तो CnH2n करके हमारे पास होगा C6H12। जो हेक्सेन का फार्मूला होगा वही साइक्लोहेक्सेन का होगा, ठीक है। क्योंकि जो जनरल फार्मूला जो है हेक्सेन और मतलब अल्कीन और साइक्लो अल्केन्स का सेम होता है, जो अल्कीन्स का होता है वही साइक्लो अल्केन्स का होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना रहा, आपको पता है किस तरह से, ठीक है। अच्छा अब ये जो MCQs अब ये फेडरल बोर्ड के जो चैप्टर 6 है ना, उसके जो MCQs उसके लास्ट में दिए हैं मैं सारे, वो कुछ MCQs उसको सॉल्व करते हैं, इसमें आंसर्स नहीं है, उसको देखें कि द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैसेस, यस क्या हो जाएगा, डी मीथेन हो जाएगा, मेजर ज़्यादा वही होता है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एटम्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन ऑफ दिस। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, प्रोपानोल, बेंजीन, डी, वेरी बहुत आसान है इसमें MCQs। देयर आर फ्यू होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज इज ड्यू टू व्हाट, फंक्शनल ग्रुप, क्रैकिंग, आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन। किस वजह से होमोलोगस सीरीज बनते हैं, होमोलोगस सीरीज बनने की वजह क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप, क्रैकिंग, आइसोमेरिज्म या पॉलीमराइजेशन। क्रैकिंग से क्यों होमोलोगस सीरीज बनता है, हाँ फंक्शनल ग्रुप से बनते हैं ना भाई, फंक्शनल ग्रुप होता है उसी फंक्शनल ग्रुप के होमोलोगस सीरीज चलते हैं ना, जैसे अल्कोहल के, ईथर्स के। तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो है वो, जो कि उसमें जब R अटैच होता है तो फिर वो R जो है वो अपनी सीरीज चला रहा होता है CH2 के डिफरेंस से। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, फंक्शनल ग्रुप। तो जो होमोलोगस सीरीज होता है कंपाउंड्स के, उनकी एग्जिस्टेंस क्यों होती है भाई, फंक्शनल ग्रुप की वजह से वो एग्जिस्ट करते हैं। क्रैकिंग में तो बस हाईवियर को लाइटर में आप ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म तो हो नहीं सकता, पॉलीमराइजेशन में लाइटर को हैवियर बना रहे होते हैं, अलग फिनोमिना है। फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज ये दोनों एक दूसरे के ना, समझ लो कि एक तरह से मिक्स फिनोमिना है, मतलब रिलेटेड फिनोमिना एक दूसरे के साथ। होमोलोगस सीरीज के साथ हमेशा फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं आगे पीछे जैसे भी किताब में, तो ये दोनों मिक्स फिनोमिना है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद MCQs देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज़ अल्कोहल। इनमें चारों में से अल्कोहल कौन सा है, ये पहला वाली हमारे पास अल्कोहल है, फर्स्ट वन, दिस इज़ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वेरी सिंपल MCQs। ये मुश्किल है थोड़ा। लसाइन सॉल्यूशन, ठीक है, तो लसाइन सॉल्यूशन हमारा होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट, वैसे तो बता ही दिया आंसर, ऐसे ही आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में आपने एलिमेंट डिटेक्शन का प्रैक्टिकल किया होगा, फर्स्ट टाइम में कॉलेज में एलिमेंट डिटेक्शन का प्रैक्टिकल अगर किया है तो उसमें हमारे पास लसाइन फिल्ट्रेट, लसाइन सोल्यूशन हमें मिलता है जिसको हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। वो बना बनाया मिलता है जिसमें आपको नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन टेस्ट करना होता है। तो ये प्रिपेयर किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए। तो कौन सा मेटल इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सोडियम एक्सट्रैक्ट के नाम से फर्स्ट ईयर के जर्नल में आपने उसको लिखा है। और कुछ कॉलेजेस में उसको लसाइन सोल्यूशन साइंटिस्ट के नाम पर लिखा जाता है। एक ही बात है, ये हमारे प्रैक्टिकल से है फर्स्ट ईयर के कोर्स में नहीं है, तो पढ़ा हुआ था इसलिए मैंने ये MCQ डाला हुआ। लाइन सीरीज से साले डाल दिए, छोड़ा कोई नहीं है। तो चले थोड़ा बाकी चीज़ें भी समझ में आए कि क्योंकि जब MCQs कर ले रहे तो मतलब आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको फेडरल आ गया उसका मतलब ये। अगर MCQs आपसे हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। When silver nitrate is added to lacine solution, which color is formed for iodine? प्रिसिपिटेशन होती है, आयोडीन के लिए कौन सा कलर आता है, अल्लाह अकबर, क्या कर रहे हो तुम लोग, डीप येलो आता है, उलट पुलट बात कर रहे हो। वॉलेट लेयर टेस्ट में आता है, वॉलेट लेयर टेस्ट में आएगा जब सोडियम एक्सट्रैक्ट में आप CCl4 डालोगे और ब्रोमीन वाटर डालोगे या क्लोरीन वाटर डाल के शेक करोगे, तब जाकर उसमें वॉलेट लेयर बनती है, लेयर। यहाँ पर कह रहे सिल्वर नाइट्रेट डाल लीजिए ना, 3 में प्रिसिपिटेशन होती है, PPT बनता है। क्लोरीन के लिए वाइट बनता है, ब्रोमीन के लिए ऑफ वाइट बनता है और येलो कलर का PPT बनता है आयोडीन के लिए। 2 टेस्ट होते हैं अलग अलग, ठीक है, 2 अलग अलग टेस्ट होते हैं ना। आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी करते हैं और उसके अलावा आप लेयर टेस्ट भी करते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट। ये प्रैक्टिकल है, 9 में भी किया था ये प्रैक्टिकल, फर्स्ट टाइम में भी किया था, सेकेंड टाइम में भी है प्रैक्टिकल। सिल्वर नाइट्रेट डालो तो PPT बनेगी उससे। 9 में आखिरी प्रैक्टिकल था आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइन, अगर किया है। फर्स्ट टाइम में भी आखिरी प्रैक्टिकल था, सेकेंड ईयर में जब आयोडीन टेस्ट करोगे तो वहाँ पर ये वाला सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 साल लगातार जब केमिस्ट्री में किया फिर भी नहीं समझ में आ रहा, क्या करोगे यार तुम लोग। When water vapors are passed over anhydrous copper sulfate, which color is formed? Anhydrous copper sulfate किस कलर का होगा, वाइट होगा ना। वाटर वेपर पास करेंगे, 5 वाटर लेगा तो क्या किस कलर का हो जाएगा, वो डीप ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना। डीप ब्लू कलर उसका आ जाएगा, कॉपर का जो आइंस का कलर है।
कॉपर मतलब वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से ब्लू स्टोन या ब्लू विट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा 5H2O को लेकर। ठीक है, तो ये 8वां एमसीक्यूज हमारा था। 9th एमसीक्यू द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ बकीबॉल कंटेन कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम होते हैं बकीबॉल के अंदर? 60 कार्बन एटम्स होते हैं। ये हमारा चैप्टर 4 है सेकेंड ईयर का, उसमें आता है 60 कार्बन एटम होता है ना बकीबॉल के अंदर, सॉकर बॉल जैसा होता है। बकमिनिस्टर फुलरीन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है, आर्टिफिशियल एलोट्रोप है किसका? कार्बन का। ठीक है, ये हमारे चैप्टर 4 है। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इट इज नोन एज डेरिवेटिव पॉलीफंक्शनल है। पॉलीफंक्शनल कहलाएगा, सिंपल है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये फेडरल के 10 एमसीक्यू खत्म हो गए। अभी पंजाब बोर्ड की बुक है केमिस्ट्री की, उसके एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ मैं, सारे करा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि जो लेक्चर हमने 3 घंटे 4 घंटे पढ़ा है ना उससे कुछ फ़ायदा हुआ है। ठीक है, वरना कोई बेनिफिट नहीं है पढ़ने का। जब तक आप एमसीक्यू, आप कोई भी किताब उठाओ ना एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसका मतलब पढ़े ही क्लास में कुछ नहीं, टाइम ज़ाया किया। ठीक है, पहला द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन। मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सिंगल बॉन्ड है। वैसे हमारा चैप्टर 7 है। ठीक है, 6 में हम डिस्कस नहीं करते उसको। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल ये होता है ना, तीनों साइड से रेडिकल है, तो कितने हैं? 0, नो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम होगा ही नहीं। ठीक है, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर प्लेनर किस? sp2 का शेप होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट। अच्छा, द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट वोहलर। तो कोलबे ने क्या सिंथेसाइज किया था? एसिटिक एसिड किया था। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं, 4 ही आगे। 5वां है लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद sp। सिंपल यार, बिला जो बोलते हैं पंजाब की पढ़ाई मुश्किल है। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ डैश 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, 1 सिग्मा 1 पाई। ईथर शो द फिनोमिना ऑफ एटमरिज्म। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वन विच वन। आई थिंक ये तो वही फेडरल वाले उठा के पंजाब में डाल दिए उठा के एमसीक्यू। ठीक है, सही है, सही, सारे इजी हैं, सिंपल, बस ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी बुक से के क्वेश्चंस हैं, जो नस्ट के क्वेश्चन है पास पेपर के, तो वो सॉल्व कर रहे हैं। एमडी कैट का करा दिया, नस्ट एनईडी का नहीं कराता यार, जरूरत नहीं है, बहुत बोरिंग है। ठीक है, रेडी में तो वही बोलेगा ना, उसमें फार्मूला ऑफ मीथेन इज डैश, उसमें क्या CH4 लगाएंगे बैठ के आ रहा हूँ। तो सच कह रहा हूँ मैं, आपको पास पेपर में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना यार, दिमाग ख़राब होता है उसको कराना। मुश्किल नहीं है ना, मैं इसलिए बोलता नस्ट के लिए अप्लाई करो भाई, नस्ट करो, प्यास करो, ये सब अप्लाई करो। एनईडी तो पाकिस्तान में वही है ना, कराची में कंधों में गाना राजा, वो वाली बात है। देखिए कोई कुछ नहीं है तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वो वाली बात है। वरना आप पंजाब में जाओगे तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर देखोगे जाकर कि कैसी होती हैं, पढ़ाई का लेवल में यार जो कुछ भी है, कराची में बहुत कम है। फिर भी मतलब वही है कि डूबते को तिनके का सहारा है। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, उसमें कोई वो बात भी नहीं है, चूँकि पीसी लिस्ट होती है उसमें आप देख सकते हैं लिस्ट में कौन ऊपर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब होता है, द टू ग्रुप्स अटैच टू सेम कार्बन एटम मस्ट बी सिमिलर, डिसिमिलर, मे बी ए और बी, नन ऑफ देम। सिमिलर होने चाहिए ना दोनों ग्रुप्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन। इफ डिसिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड on one side it is called, एक साइड पर डिसिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड हो जाएं। एक साइड से यहाँ पर क्या मुराद है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, इस तरह से कह रहे हैं या ऊपर की तरफ कह रहे हैं? एक साइड तो हमेशा दोनों अलग अलग होंगे। एक सेकंड देखें ना, ये जैसे 2 कार्बन लेते हैं, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वन साइड डिसिमिलर ग्रुप अटैच टू वन साइड। वन साइड से मुराद ये एक साइड लेने। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे एक साइड से मुराद ये साइड ली जा रही है, ये साइड है। कह रहे हैं इफ डिसिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन वन साइड, जैसे ये वाली सिचुएशन कह रहे हैं, तो ये क्या हमारे पास ट्रांस है ना, तो इस तरह से कह लें इसको, वरना वो तो सेम ही हो जाएगा दोनों। इफ सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड टू वन साइड इट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। ठीक है, ये उसका हो गया। डाइइथाइल कीटोन, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन आर एन एग्जाम्पल ऑफ डाइइथाइल कीटोन। डाइइथाइल कीटोन क्या हो गया भाई? C डबल बॉन्ड O और ये C2H5 देन C2H5, ये हमारे पास डाइइथाइल कीटोन है। और मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये हमारे पास मिथाइल प्रोपाइल कीटोन है। सेम फॉर्मूला निकलेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये कौन से हैं?
मेटामेरिज्म में मेरे पता कीटोन ईथर दोनों में चलता ही। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर एन एग्जाम्पल ऑफ पोजिशन आइसोमर। ऐसी के डबल बॉन्ड की पोजिशन आप शिफ्ट कर रहे हो आगे। क्लियर है भाई? ये बुक के सारे हैं, आप घर जाके बुक्स में देखोगे ना अपने एप्टीट्यूड के, तो उसमें ये सारे लाइन से देखेंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ प्रोजेक्शन कर दी, तो फिर बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि ईजी है, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है ये भी। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर एन एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म है। एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, ये स्ट्रेट होगा और इसमें एक कार्बन चेन से बाहर होगा। ब्यूटेन में 2 ही पॉसिबल होता है, तीसरा हो नहीं सकता। अल्काइंस नॉर्मली हैव डैश हाइब्रिडाइजेशन sp। अल्केन्स नॉर्मली हैव डैश हाइब्रिडाइजेशन sp2 और अल्केन्स sp3, तीनों एक साथ ही आ गए। द एक्टिव पार्ट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एक्टिव पार्ट होता है। ठीक हो गया 10? क्लियर है? सिंपल सिंपल। ये मुश्किल मतलब इसमें मिक्स होके आ रहे हैं, इसको बस देखते रहे। कुछ आसान भी बड़े हैं, कुछ मुश्किल भी। द एटम अदर देन कार्बन इन अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नोन एज अ, क्या कहते हैं? हेट्रो एटम कहते हैं। बताया था क्लास में टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेट्रो एटम कहा जाता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइकिल्स, हेट्रो एटम, नॉन ऑफ देम। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को और क्या कहते हैं? नहीं, ये असल में एमसीक्यूज गलत है, ये होना चाहिए था ऐसे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज गलत हो गया। ठीक है। दोज कंपाउंड्स विच हैव एनी एटम अदर देन कार्बन एज अ मेंबर ऑफ रिंग आर नोन एज। रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हो, हेट्रोसाइक्लिक है। क्लोज चेन कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिफेटिक, बोथ ए एंड बी। दोनों हो सकते हैं, होमो हेट्रो दोनों में आ सकते हैं। द ओपन चेन कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ओपन चेन कंपाउंड को हम एलिफेटिक भी हम उसको कह रहे होते हैं। ठीक है, बोथ एंड भी हो जाएगा। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक तो चेन क्लोज चेन है ना। ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। ओपन चेन कंपाउंड मतलब नॉन साइक्लिक, स्ट्रेट चेन। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, तो वो तो क्लोज चेन है, तो एलिफेटिक ही है ना। इसी को तो आप कहते हैं, दूसरा नाम है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का। ओपन चेन भी कह सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी कह सकते हैं, एलिफेटिक भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिसाइक्लिक में कब से स्ट्रेट चेन? कल ही तो बताया था, तो वो पता है मुझे, वो कुछ कन्फ्यूजन हो रही है। एलिसाइक्लिक नहीं, होमोसाइक्लिक के अंदर 2 होते हैं, बेंजोइड्स, नॉन बेंजोइड्स। बेंजोइड्स एरोमेटिक होते हैं, नॉन बेंजोइड्स एलिसाइक्लिक होते हैं। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन, ये सारे एलिसाइक्लिक होते हैं। असाइक्लिक नहीं लिखा हुआ है, एलिसाइक्लिक लिखा हुआ है, वो असाइक्लिक होता है जो नॉन साइक्लिक होता है। असाइक्लिक नहीं है, एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक साइक्लिक ही होता है, लेकिन उसमें एरोमेटिक रिंग नहीं होती है, बेंजीन रिंग नहीं होती है। यार ये पूरी डिटेल हो चुकी है इसकी लास्ट क्लास में, पूरा चार्ट बना हुआ था इतना बड़ा, उसमें सब कुछ आया था। ठीक है भाई? विच इज आ नॉक इनहिबिटर। टेट्राइथाइलेड होता है ना, तो TEL शॉर्ट में लिखा हुआ होता है उसको, टेट्राइथाइलेड ही है ये। ठीक है। द गैसोलीन हैविंग ऑक्टेन नंबर 100, ऑक्टेन नंबर अगर 100 होगा तो मोर क्या करेगा वो? मोर नॉकिंग, लेस नॉकिंग, नो नॉकिंग या ओनली नॉकिंग? लेस नॉकिंग करेगा। नो नॉकिंग तो कभी हो ही नहीं सकता, तो कम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा, 100 बहुत ज़्यादा होता है ऑक्टेन नंबर। द गैसोलीन विथ हाई ऑक्टेन नंबर हैज़, वही चीज़ है ये, हाई ऑक्टेन नंबर तो वही है, 100 ही है, तो लेस नॉकिंग है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रैकिंग कैन बी इथीन, ब्यूटीन, बेंजीन। बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रैकिंग, ना तो क्रैकिंग से बेंजीन कब बनाते हैं? इथीन तो बन सकता है, और क्योंकि क्रैकिंग अल्केन के करते हैं, उससे एक अल्केन और एक अल्कीन बनता है, तो इथीन और ब्यूटीन हो सकता है ना। तो ये ऑल ऑफ दिस नहीं होना चाहिए, बोथ ए एंड बी होना चाहिए। तो ये बोथ ए एंड बी करके उसको ठीक कर लेना होगा। ठीक है, सही कर लेना। 20 क्रैकिंग डन एट लो प्रेशर एंड विद अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटलिस्ट के साथ जो करते हैं कैटालाइटिक क्रैकिंग है, सिलिकेट कैटलिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? 21 है क्रैकिंग डन विथ हीट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड, वेरी सिंपल यार, थर्मल क्रैकिंग।
क्रैकिंग नॉर्मली गिव्स स्मॉलर डैश अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस बोथ एंड भी, अल्केन्स और अल्कीन दोनों मिलते हैं, पेयर मिलता है दोनों का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स गैसोलीन हाउ मच परसेंटेज? यस 40%। तो जो आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है जब आप पेट्रोलियम की करते हैं ना, तो आपको जो पेट्रोल होता है वो सिर्फ 40% मिलता है, और आपको पेट्रोलियम के बड़ी तादाद आपको चाहिए होती है। तो फिर आप क्या करते हो, जो हैवियर फ्रैक्शंस होते हैं उनकी क्रैकिंग करके आप फर्दर गैसोलीन को हासिल करते हैं। क्रैकिंग की ही इसलिए जाती है कि हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ और सिर्फ 40% मिलता है गैसोलीन, और दुनिया को 99% गैसोलीन ही चाहिए। तो बाकी तमाम हैवियर हाइड्रोकार्बन के फ्रैक्शन से उनकी क्रैकिंग करके हम गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं। तो 40% इसका एक रेंज इतना ही मिलता है, बाकी 60% अलग अलग हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। कि विच इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इसमें से क्या एक फॉसिल फ्यूल नहीं है? कोल नहीं है ना, क्योंकि फॉसिल किसे कहते हैं? फॉसिल प्लांट से नहीं बनता भाई, फॉसिल बनता सिर्फ एनिमल्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि जब वो ज़मीन के अंदर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आखिरकार वो फिर कन्वर्ट होते हैं, लाइक उसके बाद वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, जाकर फिर वो फॉसिल में कन्वर्ट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके जो एनिमल्स हैं ना उनके फॉसिल्स होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल आपके पास जो है ना वो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। कोल फॉसिल फ्यूल नहीं है, कोल प्लांट से बनता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमारे पास होता है। फॉसिल से जो बनता है, फॉसिल किसे कहते हैं? फॉसिल सिर्फ जानवरों के ही होते हैं, कीड़े मकोड़ों के होते हैं फॉसिल, क्योंकि उनके जिस्म से चर्बी जो है ना वो पिघल के जब ज़मीन में जब वो मिट्टी में मिलती है तो वही चर्बी पेट्रोलियम बनती है। लकड़ी में से क्या चर्बी निकलेगी जो पेट्रोलियम बनेगा? वो कोयला बनेगा वो। तो मतलब प्लांट्स के फॉसिल तो नहीं होते, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दिस, मैंने बायोलॉजी तो नहीं देखी है, मुझे नहीं पता। तो इनमें से कोल फॉसिल फ्यूल नहीं है, ठीक है। मैं डिटेल बता दी मैंने, अब आप आके आप सर्च करो उसके बारे में। विच इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? रबर, पेपर, डाइस, नॉन ऑफ दिस। रबर तो ऑर्गेनिक है, पेपर भी चलो ऑर्गेनिक है, डाइस भी ऑर्गेनिक होता है, नॉन ऑफ देम। डाइस कलर्स वगैरह ऑर्गेनिक बनाते हैं बहुत सारे। 31 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली रिएक्टेड डैश सॉल्वेंट, पोलर, नॉन पोलर, पार्शली पोलर, नॉन ऑफ देम। किस कंपाउंड किस सॉल्वेंट के साथ, किस सॉल्वेंट में ज़्यादा रिएक्ट करते हैं? नॉन पोलर में करते हैं ज़्यादा, ठीक है। बी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली रिएक्टेड डैश रेट, स्लो, फास्ट, मॉडरेट, नॉन ऑफ देम। किस स्पीड पे रिएक्शन करते हैं? ऑर्गेनिक मॉडरेट रिएक्शन ज़्यादातर करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, बहुत स्लो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब कौन सा एक पॉलीमर इनमें से? ग्लूकोज ये है, फिर सेकंड स्टार्च, ये स्टार्च है ना, ये स्टार्च हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है। सिमिलरली इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिव राइज टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैश। सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स द राइज टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलिमराइजेशन, नॉन पोलर नेचर, होमोलोगस, आइसोमेरिज्म। मतलब कि बहुत सारे कंपाउंड्स एक जैसे प्रॉपर्टी वाले आ जाते हैं एक सीरीज़ के अंदर, तो वो कौन सा सीरीज? होमोलोगस सीरीज है ये। तो विच कार्बन इज नॉट मल्टीपली बॉन्डेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस कार्बन, किसके साथ कार्बन मल्टीपली बॉन्डेड नहीं होता? मल्टीपली बॉन्डेड से मुराद ये कि सिंगल बॉन्ड के अलावा नहीं बना, डबल नहीं बनाता। तो नाइट्रोजन से ट्रिपल भी बनाते हैं, सल्फर ऑक्सीजन से डबल बनाता है, हाइड्रोजन से सिर्फ सिंगल बॉन्डेड होता है, मल्टीपल बॉन्डेड नहीं होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है? The self-linking property of carbon is called as catenation. Ethers show the phenomena of metamerism. Tetraethylate causes disease, typhoid, respiratory, stomach, muscular. Respiratory disease cause करता है टेट्राइथाइलेट। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे बहुत सिंपल, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एन एलिमेंट एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल यार, कार्बन, ठीक है। क्लियर? कुछ नहीं है यार, आगे बढ़ो। अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रो, अरे दोबारा आ गया क्या? पेट्रोलियम। द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैव द जनरल फार्मूला, एलिसाइक्लिक आया, या तो साइक्लोअल्केन होंगे या साइक्लोअल्कीन्स होंगे। यहाँ सैचुरेटेड है तो साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है, सी हो गया। फंक्शनल ग्रुप और नाइट्राइल्स, मतलब नाइट्राइल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई? नाइट्राइल्स क्या होता है? साइनाइड, डी ऑप्शन होगा ना, साइनाइड, CN, C ट्रिपल बॉन्ड है। द परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ SnP इन sp3 respectively, chapter 7 फर्स्ट सेकंड ईयर। SPS 25% और P 75%, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह से S का निकाल सकते हैं ना, 1/4 × 100, ये S का निकल जाएगा, और P का कितना निकल जाएगा? 3/4 × 100।
sp3 इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मतलब एक